नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे अपने रीडिंग गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास विविध एक्सप्रेस की क्लास दी जा रही है। क्लास को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और आज का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा और आज के सेशन से आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। अब प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कर लें। तो आज की क्लास का स्क्रीन बोर्ड पर पहला क्वेश्चन आने वाला है। बिल्कुल आप प्यारे बच्चों देखिए, आप स्क्रीन बोर्ड पर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। अमीबा में भोजन का जो अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? मतलब अमीबा में भोजन का जो अंत्यग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीबा जो है ये किस संघ का प्राणी है। अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ में आता है। कौन से में आता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। अमीबा कौन से संघ का प्राणी है? प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। ठीक है, चलिए अब इसमें किसके द्वारा भोजन का अंत्यग्रहण किसके द्वारा होता है? चार ऑप्शन है, कूटपाद, कोशिका, मुंह या सील या गूदा द्वार। तब प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन कूटपाद आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? मतलब लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लार किसे कहते हैं। लार होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लार को प्यारे बच्चों क्या? सेलाइवा। सेलाइवा को हम लार कहते हैं। और सेलाइवा किस कौन सी ग्रंथि के अंदर बनता है? तो उस ग्रंथि का नाम है जिसके अंदर सेलाइवा बनता है, पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड लार ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम्स होता है जो इस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो स्रावित होने वाला एंजाइम्स प्यारे बच्चों कौन सा है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो स्रावित होने वाला एंजाइम है सी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके लिए, टॉयलिन। अब इस ये जो टॉयलिन जो एंजाइम्स होता है ये हमारे लार के अंदर होता है, सेलाइवा के अंदर होता है और पैरोटिड लार ग्लैंड्स के अंदर ये बनता है। तो इस टॉयलिन जो एंजाइम्स है इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका कार्य है भोजन के मंड को भोजन के मंड को या स्टार्च को मंड को माल्टोज में तोड़ना, माल्टोज में परिवर्तित करना, माल्टोज में तोड़ना, ये इसका मेन कार्य है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ये बेहतरीन पॉइंट है कि टॉयलिन नाम का जो एंजाइम है इसका मेन फंक्शन क्या है? ये भोजन के मंड को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। और टॉयलिन नाम का जो एंजाइम है ये पैरोटिड लार ग्रंथि के अंदर बनता है। पैरोटिड लार ग्रंथि के अंदर बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है? उसको क्या हम श्वसन कहते हैं या उसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं या प्रश्वास कहते हैं, निश्वसन कहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग कर दे। बेहतरीन क्वेश्चन होगा आपके लिए। मतलब वह प्रोसेस जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, मतलब सांस लेता है और छोड़ता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बी ऑप्शन श्वासोच्छ्वास उसके लिए बोला गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके लिए राइट है। ठीक है, नोट कर लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन बोर्ड पर। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जनरली किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जनरली किसका उत्पादन करती किसका उपयोग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जनरली किसका उपयोग करती है? अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या सुक्रोज का? चार ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके लिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? अब आपको पता है कि कोशिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यारे बच्चों सेल कहते हैं। और सेल हमारी बॉडी की रचना भी करती है। अगर इस सेल की बात करें तो ये हमारे इस जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है प्यारे बच्चों? सेल। अब इस सेल की जो खोज हुई है, अगर खोज की बात करें तो प्यारे बच्चों सेल की खोज की बात करें तो सेल की खोज 1665 में हुई है। और सेल की खोजकर्ता कौन है प्यारे बच्चों? रॉबर्ट हुक है। कौन है प्यारे बच्चों? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज को किया है। तो सेल की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 आपको लगा देना है। तो इसका सही आंसर
बी ऑप्शन आपको लगा देना है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज इसका सही आंसर है। ग्लूकोज इसका सही आंसर है। अगर यहाँ कोशिका के एक पॉइंट की और बात करें तो कोशिका का पावर हाउस, कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको लगा देना है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, माइट्रोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहते हैं। और ये वही माइट्रोकॉन्ड्रिया है जिसका मेन कार्य क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, मेन कार्य क्या है, श्वसन क्रिया में सहायक, रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन क्रिया में हेल्प करता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, हेल्प करता है प्यारे बच्चों। श्वसन क्रिया में सहायक कौन है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और ऊर्जा उत्पादन के लिए सेल जनरली किसका उपयोग करती है, तो आपका बी ऑप्शन आएगा प्यारे बच्चों, ग्लूकोज आपको लगा देना है। क्या लगा देना है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज आपको लगा देना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से सेल्स में पहुंचता है, किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, दहन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से सेल्स में पहुंचता है। तो बताइए, फर्मेंटेशन मतलब किण्वन द्वारा, विसरण द्वारा, दहन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग करें स्पीड के साथ, तो आपका सही आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको लगा देना बी ऑप्शन, विसरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर इसमें क्या आएगा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति होती है विघटन। क्या होती है प्यारे बच्चों, विघटन आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विघटन आपको लगाना है। कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा, कालीबंगा नहीं, कालीबंगा भी, कालीबंगा आप लिख सकते हो। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो आज वर्तमान भारत के कौन से राज्य में अपनी पोजीशन लिए हुए है। अगर इस कालीबंगा की बात करें तो ये कालीबंगा वो कालीबंगा है जो कभी घग्गर नदी पर बसा हुआ था। कौन सी नदी पर, घग्गर नदी पर बसा हुआ था। और यहाँ से प्यारे बच्चों कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, तो आपको लगाना है कालीबंगा। और आज इस वर्तमान इसकी पोजीशन भारत के कौन से राज्य में है, तो आज वर्तमान जो राज्य आपका ऑप्शन आ रहा है राजस्थान। तो राजस्थान सी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, राजस्थान बिल्कुल प्यारे बच्चों आपका राइट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, तो वो प्यारे बच्चों है आपका कालीबंगा। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। और गुजरात में भी आप यहाँ देख सकते हो, गुजरात में एक स्थल पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का, लोथल। और लोथल की बात करें तो यहाँ से दो साक्ष्य, लोथल के 2 एविडेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। लोथल से एक तो प्यारे बच्चों चावल मिला है और एक बंदरगाह मिला है। चावल और बंदरगाह का क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है और एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन आपसे प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। तो किसी प्यारे बच्चे के लिए, किसी प्यारे बच्चे का आज के बाद इन दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु थी, मतलब मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहली धातु थी कौन सी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा या चांदी। कमेंट बॉक्स में एक बार टाइपिंग करें। बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे का ज्ञान था, बिल्कुल था, तभी सिंधु घाटी सभ्यता को हम ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान कौन से काल में जाकर हुआ, लोहे की जानकारी उत्तर वैदिक काल में, लोहे का उपयोग जो हुआ है, जो जानकारी हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है।
तो प्यारे बच्चों उत्तर वैदिक काल से पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का समय है। और वैदिक सभ्यता का समय की बात करें तो वैदिक सभ्यता का समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ओके, चलिए नोट करें, ये इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी माँ की पूजा संबंधित थी किससे? देवी माँ की पूजा संबंधित थी, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन बोर्ड पर। आर्य सभ्यता से, या भूमध्य सागरीय सभ्यता से, या सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो देवी माँ की पूजा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, बीसी ऑप्शन बिल्कुल डिक्टो राइट है। देवी माँ की पूजा वहां होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10 स्क्रीन बोर्ड पर। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? अलवार संत का जो संबंध है कौन से राज्य से है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए पता होना चाहिए आपको कौन से राज्य से अलवार संत का संबंध है। तमिलनाडु, आपको ए ऑप्शन आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? नायक, चंदेल, पांडे या सोलंकी? क्वेश्चन नंबर स्क्रीन बोर्ड पर 11 आपके लिए, तो इसका सी ऑप्शन है पांडे। चोल चेर पांडे आपने सुनोगे तो यहाँ पर आपको पांडे सी ऑप्शन लगा देना है। ठीक है, चलिए। किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों के रूप में मुद्रा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और प्यारे बच्चों लास्ट में लिखा है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 12, बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब एक ऐसा सुल्तान है इन चार में से जिस सुल्तान ने की 5 योजनाएं थी, आपको अगर कुछ याद आ रहा हो, 5 योजनाएं बरनी के अनुसार उस सुल्तान की 5 योजनाएं और पांचों की पांचों असफल। उसकी जो 5 योजनाएं थी, पहली योजना दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित ट्रांसफर की, और दो पूरे गंगा यमुना के दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, और प्यारे बच्चों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और खुरासान पर आक्रमण, कराचील पर आक्रमण। तो इसकी पांचों योजनाएं असफल। तो उस सुल्तान का नाम है प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक, आपको लगा देना है, जिसको बचपन में क्या कहते हैं? जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? जौना खां, आपको लगा देना है। क्या लगा देना है? जौना खां। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? गुलबर्गा, बीजापुर, हम्पी या आगरा? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी प्याचो गुलबर्गा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन बोर्ड पर, इसका ए आंसर बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तालीकोटा का जो युद्ध है कौन सी सन में लड़ा गया? तो आपका आंसर क्या आएगा? तालीकोटा के युद्ध को प्यारे बच्चों राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कौन सी सन में हुआ? तो प्यारे बच्चों बस आपसे सन पूछा जा रहा है, तो आपको 1565 लगा देना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। और तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच? एक तरफ मुस्लिम संघ, देखिए आप, मुस्लिम संघ वे वे विजयनगर के राम राय के बीच, विजयनगर के राम राय के बीच, विजयनगर के राम राय के बीच ये युद्ध हुआ है। तो प्यारे जो बहुत डिक्टो पॉइंट है, आपका गलत नहीं होना चाहिए, और आप इसे नोट करिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। देखिए आप, पल्लव वंश की राजधानी पूछी जाए, पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? पल्लव वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो पल्लव वंश का प्यारे बच्चों संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का फाउंडर कौन है? सिंह विष्णु है। और पल्लव वंश के राजाओं की जो राजधानी है कौन सी हुआ करती थी? कांचीपुरम। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। कौन से प्यारे बच्चों? कांचीपुरम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा पल्लव वंश के राजाओं की देन। और नोट करके क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, अगर क्वेश्चन आए कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? एलोरा का कैलाश मंदिर
किस वंश के राजाओं ने बनवाया? इस मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं की देन है? तो आपको लगा देना है प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की देन है। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं की देन है। तो प्यारे बच्चों आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए क्वेश्चन 15 के बाद क्वेश्चन 16 देखिए आप। 1751 ईस्वी में द सी ऑफ द ऑर्किड में कौन विजयी हुआ? डच, ब्रिटिश, फ्रेंच या पुर्तगाली? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का स्क्रीन बोर्ड पर जो आंसर है वो क्या आएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ब्रिटिश आपको लगा देना है। ब्रिटिश बिल्कुल आपका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन बोर्ड पर। वर्ष 1815 में भारत के पहले सर्वे गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? पहले सर्वेयर जनरल कौन बने थे? तो आपका आंसर क्या आएगा? हेनरी वॉलपोल, जॉन हॉजसन, कॉलिन मैकेंजी या थॉमस हिक्की? तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन बोर्ड पर। इसका सही आंसर कॉलिन मैकेंजी आपको लगा देना है। कॉलिन मैकेंजी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? पंजाब, हिंदुकुश, काबुल और सिंधु? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन बोर्ड पर। अकबर मुगल बादशाह के समय इनके पास, अकबर के समय की बात करें, देखिए आप अकबर के समय प्रांतों की बात करें तो इनके पास प्रांत थे 15। अकबर से पहले 12 हुआ करते थे और अकबर के समय कितने हो गए? 15 हो गए प्यारे बच्चों। अकबर के समय कितने हुए? 15। और अकबर के बाद आता है गद्दी पर कौन? जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर के समय अगर प्रांतों की बात करें तो 15 ही रह गई। और शाहजहां के समय की बात करें तो शाहजहां के समय इनके पास कितने राज्य हो गए? 18। कितने हो गए? 18। और औरंगजेब के समय की बात करें तो प्यारे बच्चों, औरंगजेब के समय मुगलों के पास कितने प्रांत हो गए? 20 या 21? ऑप्शन में अगर 20 आए तो वो भी राइट, 21 आए तो वो भी राइट, 20 या 21। और सर्वाधिक प्रांत की बात आ जाए तो सर्वाधिक प्रांत किस मुगल बादशाह के समय हुए? औरंगजेब के समय। सर्वाधिक प्रांत मतलब सर्वाधिक राज्य किस मुगल बादशाह के समय मुगलों के पास थे? तो वो आपको आंसर लगा देना है औरंगजेब। क्या लगाओगे प्यारे बच्चों? औरंगजेब आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हिंदू को आपको लगा देना है। बी ऑप्शन प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल राइट है। डिक्टो पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर। दीन इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्यारे बच्चों दीन इलाही धर्म कैसा धर्म है? सभी धर्मों की बैठकर चर्चा होगी, सभी धर्म एक हैं। और इस दीन इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में 1582 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने चला दिया? अकबर द्वारा चलाया गया। इस दीन इलाही धर्म का पुरोहित अकबर ने किसको बनाया प्यारे बच्चों? इस दीन इलाही धर्म का जो पुरोहित था, पुरोहित से मतलब होता है संचालक, किसकी देखरेख में ये दीन इलाही धर्म चलाया गया? तो आपका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर अबुल फजल आपको लगा देना है। अबुल फजल को दीन इलाही धर्म का क्या बनाया? पुरोहित बनाया गया। ये वही अबुल फजल है प्यारे बच्चों जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद कह के क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? अबुल फजल। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर। और महाभारत का नाम, नया नाम क्या हो गया? जब महाभारत फारसी में कन्वर्ट हो गई तो महाभारत का नाम हो गया प्यारे बच्चों क्या? रज्मनामा बन गया। क्वेश्चन आपके लिए कि मुगल काल में महाभारत को प्यारे बच्चों किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में महाभारत किस नाम से जानी जाती थी? तो आपका आंसर क्या आएगा? रज्मनामा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। और महाभारत के प्राचीन नाम की बात करें, महाभारत का प्राचीन नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या है? जय संहिता आपको लगा देना है। जय संहिता। महाभारत, अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम आए, दो बड़े महाकाव्य कौन कौन से हैं? एक रामायण है और एक महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको महाभारत लगाना है और सेकंड नंबर का महाकाव्य पूछा जाए तो रामायण आपको लगाना है। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है, तो पुराना कौन सा है, प्राचीन कौन सा है, तो रामायण है। और बड़ा पूछा जाए तो आपको महाभारत आपको लगा देना है। तो प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए
जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? और मतलब बाबर ने कौन से युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की है? वो कौन सा युद्ध है? काबुल का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन, अगर पानीपत के युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, पानीपत का जो युद्ध है प्यारे बच्चों, ये कौन सी सन में हुआ है? देखिए आप, पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ है। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ है। खानवा का युद्ध की बात करें तो 1527 में हुआ है। और प्याचो घाघरा के युद्ध की बात करें तो 1529 में हुआ है। ठीक है, ये बड़े तीनों बड़े ऐतिहासिक युद्ध हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करें तो युद्ध बाबर के साथ ही हो रहे। यहाँ पर कौन था? इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हुई है। इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। और प्यारे जो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ है। और 1529 अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ है। इसके बीच प्यारे बच्चों अफगानों के बीच ये युद्ध हुआ है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, खानवा का युद्ध। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसे लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।